नाउ विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ मतलब कितने साल कैश फ्लो जनरेट होगा। हर क्वेश्चन में ये तो फिगर दिया हुआ ही रहेगा, आपको दिया रहेगा ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा, ये प्रोजेक्ट 10 साल के लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा, ये प्रोजेक्ट 20 साल के लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा। तो आपको क्या करना है, उतने सालों तक का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है और उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करनी है। ये नंबर नॉर्मली आपको एग्जाम में दिया रहता है, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है 5-10 साल दिया हुआ रहेगा आपको, और इनफाइनाइट का मतलब है कि वो अनलिमिटेड। तो उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना हो तो इनफाइनाइट एन्युटी के 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। कौन कौन से 2 फॉर्मूले हैं? कांस्टेंट एन्युटी रहा तो A/R, ग्रोइंग एन्युटी रही तो A/R-G। चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टर्मिनल कैश इनफ्लोस। टर्मिनल कैश इनफ्लो का मतलब प्रोजेक्ट जब समाप्त हो जाएगा, प्रोजेक्ट की लाइफ एंड हो जाएगी, तो आपको 2 कैश फ्लो और मिल सकते हैं। एक तो आपको CFAT मिलेगा ही, उसके अलावा 2 कैश फ्लो और मिल सकते हैं। कौन से 2 कैश फ्लो और मिल सकते हैं? एक है, मान लो कोई एसेट है, उसको हमने 5 साल यूज कर लिया, तो 5 साल के बाद हो सकता है एसेट की सैल्वेज वैल्यू मिले आपको। ओके। दूसरा है कि जो आपने वर्किंग कैपिटल इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो भी रिकवर हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट की सैल्वेज वैल्यू मिलेगी और वर्किंग कैपिटल की रिकवरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू किसका मिलता है आपको? फिक्स्ड एसेट का। अब आपके काम का नहीं, आपने उसको बेच दिया, और वर्किंग कैपिटल जो आपने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था उसकी रिकवरी हो जाएगी। ओके। अब 2 बातें यहां पे ध्यान रखना एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट सैल्वेज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 0। क्यों? मान लो एसेट है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, उसके बाद उसको बेचकर कुछ नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने उसको पूरी अच्छी तरह से यूज कर लिया, अब उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम में सैल्वेज वैल्यू दिया है तो फिर कंसीडर करना है। वर्किंग कैपिटल रिकवरी में क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं दिया हो तो 0 या 100%। 0 या 100% वर्किंग कैपिटल रिकवरी। अरे यहां पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम अज्यूम वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल। ये 2 अजम्पशन एग्जाम पर्पस के लिए है। ओके। लेकिन अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो उसका हम सम्मान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिकवरी 100% कैसे हो सकती है? थोड़ी देर के लिए सोचो कि वर्किंग कैपिटल मीन्स स्टार्ट में आपने थोड़ा कैश रखा है, तो वो कैश यूज होगा लेकिन वो रोटेट होता रहता है, और लास्ट ईयर में वो कैश बच जाएगा आपके पास, तो वापस आपके पास आ जाएगा। ठीक है। मान लो ये वर्किंग कैपिटल के नाम पे स्टॉक है या इन्वेंट्री है, यूज होगा फिर नया लेंगे, फिर यूज होगा फिर नया लेंगे, और इस तरह से वो वर्किंग कैपिटल की अंत में लास्ट ईयर में रिकवरी हो जाएगी। 5वें साल बट वर्किंग कैपिटल पूरा बिक जाएगा, बदले में हमें क्या मिलेगा? कैश हमारे हाथ में आ जाएगा। आज हम स्टॉक में पैसा डालेंगे, वो रोटेट होता रहेगा, लास्ट ईयर में स्टॉक बिक जाएगा, कैश आ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाती है। इज इट राइट? तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हो तो कैश, स्टॉक या कोई भी वर्किंग कैपिटल अगर लिखा हो तो उसकी 100% रिकवरी देनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया गया हो तो सम्मान करेंगे। ठीक है, सम्मान यानी जो दिया उतना करना है आपको।
अब एक और चीज आज आप सीख लो, जब हम फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे हो सकता है हमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाए, लग सकता है ना। डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट पे, और नॉन डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो मोस्टली हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ रहेगा, कंप्यूटर दिया हुआ रहेगा, इक्विपमेंट दिया रहेगा, ये सब डेप्रीशिएबल एसेट है। तो पॉइंट नंबर 1, इन पे STCG लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म नहीं। तो क्लास के बाद आके मत पूछना सर वो इंडेक्सेशन का क्या हुआ। अरे भाई इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म पे लगता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं लगता है। इनकम टैक्स पढ़ो ध्यान से, डेप्रीशिएबल एसेट्स आर सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब इंडेक्सेशन को भूल जाओ। अब आपके सामने 3 टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे सैल्वेज वैल्यू WDV से ज्यादा है, एक क्वेश्चन जहां सैल्वेज वैल्यू WDV के बराबर है, और तीसरा सैल्वेज वैल्यू WDV से कम है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैं क्लास में भी आपको दिखाऊंगा कि आधी क्लास कैसे गलती करती है। मान लो एक फिक्स्ड एसेट है जिसको हमने सेल किया 1,10,000 में, ठीक है। जिस दिन हमने उसको सेल किया उसकी WDV थी 90,000 रुपीज, यानी उसका ब्लॉक ऑफ एसेट 90,000 का है, और उसको हमने 1,10,000 में बेच दिया। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान नहीं हुआ, गुड। मुझे लगा कोई आदमी जवाब दे देगा। प्रॉफिट हुआ कितने का? 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सीधा सीधा हिसाब है, सेलिंग वैल्यू माइनस WDV। और थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करेंगे कि टैक्स रेट 30% है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट 30% है। तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा हमें? सरकार को हमें 6,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। सो व्हाट इज नेट सैल्वेज वैल्यू? हमारे बैंक अकाउंट में नेट कितना कैश फ्लो आएगा? नेट कैश इनफ्लो इन माई बैंक अकाउंट। हाँ जी, आप बोलेंगे, जल्दी बोलो। 20,000। तुम अपने आप को रखो, अपने आप को रखो इस क्वेश्चन में, फिर देखना जवाब कैसे सही निकलता है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि एसेट बेचा आपने कितने में? 1,10,000 में। तो बैंक में आएंगे 1,10,000 और टैक्स पे करेंगे 6,000। टैक्स पेड हुआ 1,06,000। इसकी एंट्री होगी टैक्स पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000, और एसेट बेचा तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे बैंक में डेबिट साइड में 1,10,000 आएगा और क्रेडिट साइड में 6,000 आया, तो बचा क्या? 1,04,000। काफी सारे विद्यार्थी 14,000 या तो बोल चुके थे या बोलने की राह पे थे, लेकिन सोचे गलत भी हो सकता है इसलिए चुप बैठे रहे, है कि नहीं? पहले तो आपने 14 बोल ही दिया था एक बार। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 1,04,000। आप लोग ये गलती नहीं करे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से तो ये फ्लो चार्ट बना दिया, बाकी आपकी तकदीर, है कि नहीं? तो पहले आप क्वेश्चन में ग्रेटर देन अगर बुक वैल्यू हो, सैल्वेज वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, मतलब टैक्स लगेगा। टैक्स कैसे निकालेंगे यहां पे देखना, टैक्स रेट इनटू प्रॉफिट ऑन सेल। चलो ये यहां तक बच्चा सही कर लेता है। गलती क्या करता है, वो 20 और 6 का डिफरेंस बताता है एग्जाम में, 14,000। 1,04,000 का सीधा 14,000 लिखा, कितने बड़े अमाउंट से आंसर चेंज होगा। और आपकी इंस्टीट्यूट कोई दया की मूर्ति नहीं है, ठीक है, सीधे तलवार लेके बैठे रहती, काच बच्चा के गर्दन पे लगती है, सीधे 6 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है।
इनफ्लो इज इक्वल टू सैलवेज वैल्यू 1,10,000 लेना है माइनस जो टैक्स पे करेंगे 6,000, तो हमारा आंसर आएगा नेट कैश इनफ्लो ऑन सेल ऑफ एसेट, इस एग्जाम्पल में 1,04,000। ठीक है। अब सबसे जो इजी सिचुएशन है वो ये है, सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस ना कोई टैक्स। प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो टैक्स क्या भरोगे, लॉस ही नहीं हुआ तो टैक्सशील क्या मिलेगा। तो जो आपका सैल्वेज वैल्यू है वही आपका कैश इनफ्लो है, तो इसमें ज्यादा कुछ चर्चा की आवश्यकता नहीं है। एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आता है, थर्ड वन। कभी कभी हमने एसेट लॉस में बेचा, लॉस का भी अपना ही एक मजा है। इनकम टैक्स में टैक्स शील मिलती है, उस पर इनकम टैक्स में लिखा है अगर आपका कोई एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हुआ, उसको आप किसी और लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो उस पर टैक्स शील्ड मिलेगा। अजम्पशन लिख देना भले, लेकिन करना वही, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो उस पर हमें टैक्स शील्ड मिलेगा। टैक्स शील्ड यानी टैक्स सेविंग यानी कैश इनफ्लो। ठीक है। तो एक बार वापस आपको टेस्ट करते हैं, उम्मीद है इस बार बच्चे सही जवाब देंगे। इस बार हमने एसेट एक 90,000 में बेचा, उसकी WDV या बुक वैल्यू या ब्लॉक ऑफ एसेट वैल्यू बेचने वाले दिन 1,10,000 थी, तो इस पे हमें क्या होगा, 20,000 का लॉस। टैक्स शील्ड ऑन लॉस, लॉस को हम किसी और इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे तो हमें टैक्स शील्ड होगा, टैक्स शील्ड मिलेगा 30% के रेट से 6,000 रुपीज। मेरा आप लोगों से वही पुराना सवाल, व्हाट विल बी नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो 16,000, 1,16,000। भाई साहब 1,16,000 को जरा एक्सप्लेन करें। सर फिर बोला, फिर सॉरी भी बोल रहा है, हे भगवान क्या होगा। 96,000, सीधा सीधी देखो, ये सेल हुआ 90 और ये टैक्स शील्ड मिला 6, तो 90,000 मिला एसेट बेचकर, 6,000 रुपए की टैक्स सेविंग हुई, तो मेरे पास आएगा 96,000। चलिए यहाँ पे फ्लो चार्ट देखते हैं। सपोज हम इस सिचुएशन में पहले टैक्स सेविंग ऑन लॉस निकाल लेना है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो टैक्स रेट इनटू लॉस। इनफ्लो विल बी इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू प्लस टैक्स सेविंग ऑन लॉस, 90,000 प्लस 6,000। ठीक है। तो ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको एसेट बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो। समझ में आ गया। कितने फैक्टर हमने देख लिए, 4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, CFAT, प्रोजेक्ट लाइफ, टर्मिनल, कैश इनफ्लो। अब हम देखेंगे जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉइंट नंबर EFG। एक साथ पढ़ो, EFG। ई में क्या लिखा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एफ में क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट रेट। और जी में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये सब एक ही है। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने स्टार्ट में, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे इज मोर देन 1 रुपी रिसीव टुमारो। अब देखिए इस चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस, ईयर 0 यानी टुडे आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और मान लो आपको ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख की प्राप्ति हुई, CFAT। कितना अच्छा लग रहा है, 10 लाख इन्वेस्ट किया और 12 लाख रुपए हमें मिले, टोटल 12 लाख हो गया।
तो ये प्रोजेक्ट तो हमें स्टार्ट करना ही चाहिए। हमें तो 2 लाख का फायदा हुआ है कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अभी ये बोलना नहीं करना चाहिए वो भी गलत है, और ये बोलना कि करना चाहिए वो भी गलत है। दोनों ही आंसर फिलहाल गलत है। आपको क्या करना है, इनको कंपैरिजन करना है। उसके लिए दोनों का जो टाइम होगा एक ही टाइम पे कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लेंगे। ओके, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के पश्चात उसको हम 10 लाख से कंपेयर करेंगे, और अगर प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो एक्सेप्ट, और 10 लाख से कम है तो रिजेक्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, डिस्काउंट रेट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो डिस्काउंट रेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंट रेट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट रेट इज सिंपली योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना कुछ नहीं भी पढ़ना हो तो डिस्काउंट रेट यानी मोस्टली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप जब फाइनेंस करोगे तो लोन लोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, उन सबकी एक कॉस्ट होती है। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड। इतना पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो मुझे इतना रिटर्न मिलता, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कम से कम उतना रिटर्न तो हमें चाहिए। सो डिस्काउंट रेट इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट मतलब एक टारगेट रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न, टारगेट रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी जो प्रोजेक्ट का जो रिटर्न आना चाहिए वो इस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आना चाहिए। समझ में आया? इसलिए हम इसको बोलते हैं कट ऑफ रेट। तो उसके लिए हमें क्या क्या वेरिएबल लगते हैं? एक जो आपकी एग्जाम में टेस्ट होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा, अगर मान लो प्रोजेक्ट रिस्की है, तो मैंने स्टार्ट में कहा था अगर प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा है तो कंपनीज क्या करती है, डिस्काउंट रेट में रिस्क प्रीमियम भी थोड़ा सा और ऐड कर देती है। जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आया तो बोलेगी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की है तो हम अपना एक रिस्क प्रीमियम 2% और ऐड कर देंगे, 17%। कुछ कंपनीज क्या कर सकती है, उनको लगता है कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो तो आज के प्राइस लेवल पे किया है, लेकिन भविष्य में प्राइस बढ़ सकता है, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ सकता है, लेबर का कॉस्ट बढ़ सकता है, तो हमें भविष्य के इंक्रीज इन प्राइस का भी ध्यान रखना होगा। तो वो क्या करती है, डिस्काउंट रेट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी डाल देती है। पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी, डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा। डिस्काउंट रेट विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, एंड उसको फिर हम इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा इन्वेस्टमेंट से तो प्रोजेक्ट नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल नहीं दिया हो तो आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे निकालेंगे, इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कई बार नहीं दिया रहता है तो फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे निकालेंगे। कैलकुलेटर आपको अलाउड है यूज करना, तो हम कोशिश करेंगे कैलकुलेटर यूज करेंगे और फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 2 टाइप के होंगे, एक होगा सिंगल कैश फ्लो का फैक्टर और एक होगा एनवीटी फैक्टर। सिंगल कैश फ्लो फैक्टर मतलब 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर हमें 1 रुपया 10 साल बाद मिलता है और डिस्काउंट रेट 10% हो। एनवीटी फैक्टर का मतलब अगर मुझे एक
10 बार मिले, एक एक रुपया 10 बार मिला, 10 सालों तक मिला, और डिस्काउंट रेट अगर 10% है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो एन्युटी फैक्टर मीन्स क्यूमुलेटिव फैक्टर, यानी अगर आपका कैश फ्लो एन्युटी के रूप में दिया गया है, अरे क्यूमुलेटिव, तो आपको फैक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। कब? टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हमने दोनों कैलकुलेशन सीखा, अगर सिर्फ सिंगल कैश फ्लो रहा तो क्या करना है, और एन्युटी दी जाए तो कैसे करना है। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे तो वापस हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पहला था इन्वेस्टमेंट, दूसरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तीसरा प्रोजेक्ट लाइफ, चौथा टर्मिनल कैश इनफ्लो, पांचवा टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, अब कुछ 5-6 सिंपल सी बातें। नोट ऑन टैक्स शील्ड और टैक्स शेल्टर। नोट ऑन टैक्स शील्ड और टैक्स शेल्टर, जरा ध्यान से देखिए। कई बार आपको प्रोजेक्ट में हो सकता है 1 साल लॉस हो जाए, हो सकता है पहले साल दूसरे साल लॉस हो जाए। लॉस का भी अपना ही एक आनंद है। क्या? उस पर टैक्स शील्ड मिलता है। आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में एक चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को पहले हम सेम ईयर में सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अगर सेम ईयर में सेट ऑफ करने लायक इनकम नहीं है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आप भी वही करना, किसी क्वेश्चन में अगर लॉस आ गया तो आप देखना कि क्या हम उसको सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हाँ तो सेम ईयर में सेट ऑफ करना, न तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना, और अगले साल में जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल उसको सेट ऑफ करना है। तो लॉस को सेट ऑफ करने से हमें एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? टैक्स शील्ड। इट इज कॉल्ड टैक्स शील्ड। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लॉस एडजस्टेड इनटू टैक्स रेट। लॉस एडजस्टेड इनटू टैक्स रेट, दैट इज कॉल्ड कैरी टैक्स शील्ड ऑन लॉस। तो ये आपका कैश इनफ्लो हो गया। टैक्स शील्ड इस चैप्टर में मैंने जितनी बार लिखा है, जहां जहां लिखा है, ऑल दोज टैक्स शील्ड इंडिकेट कैश इनफ्लो। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का। इफ द प्रॉब्लम स्टेट्स, लिखो उसके आसपास कहीं लिख के रखो, इफ द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द कंपनी, if the problem states that the company is an existing profit making company, if the problem states that the company is an existing profit making company, मतलब कंपनी के पास काफी प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे या कैरी फॉरवर्ड करेंगे? वी विल set off the loss in the same year। जिस साल लॉस होगा उसी साल हम सेट ऑफ करेंगे, उसी साल हमें टैक्स शील्ड मिलेगा। इफ द प्रॉब्लम स्टेट्स, if the problem states that the company is a new company, कंपनी इज अ न्यू कंपनी, अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर लॉस को? कंपनी इज अ न्यू कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी, और लॉस मेकिंग कंपनी, देन वी विल कैरी फॉरवर्ड द लॉस। विल कैरी फॉरवर्ड द लॉस। ओके, तो उस साल हम
ना तो टैक्स पे करेंगे ना टैक्स सेव करेंगे जिस साल लॉस हुआ है, अगले साल जाएंगे, अगले साल अगर प्रॉफिट है तो उस साल पहले एडजस्ट कर लेंगे, और अगले साल भी लॉस है तो और एक साल आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स शील पे चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे डेप्रीशिएशन पे। डेप्रीशिएशन इज नॉट एन आइटम ऑफ कैश फ्लो, therefore it is not considered in cash flow analysis, but depreciation is relevant in capital budgeting on account of depreciation tax shield. depreciation अपने आप में कैश फ्लो नहीं है, लेकिन depreciation की वजह से हमें टैक्स शील्ड मिलता है। टैक्स शील्ड इज एन आइटम ऑफ कैश इनफ्लो एंड देयरफॉर इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। If in the question tax is not applicable, टैक्सेशन है ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या करना है? डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करनी है या नहीं? करेंगे कोई फायदा नहीं, पहले उतना ही अमाउंट घटाएंगे फिर वापस उतना ही अमाउंट ऐड बैक करेंगे, आपके कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन में अगर टैक्सेशन नहीं हो, डेप्रीशिएशन इग्नोर करो, भले वो क्वेश्चन में लिखे आपके लिए डेप्रीशिएशन मेथड इज SLM WDV, इग्नोर। क्या करेंगे? हाँ, अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपको दो डेप्रीशिएशन के रेट और मेथड दिए जाते हैं, एक अंडर कंपनीज एक्ट और एक अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा डेप्रीशिएशन रेट एंड मेथड यूज करेंगे? हाँ, इनकम टैक्स। यहां पे लिखा हुआ डेप्रीशिएशन शुड बी एज पर टैक्स लॉ, नॉट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब नॉट एज पर कंपनीज एक्ट। कारण ये है कि जो डेप्रीशिएशन है इसका इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पर्पज है, टैक्स शील्ड। तो जितना टैक्स गवर्नमेंट अलाउ करेगी, जितना डेप्रीशिएशन गवर्नमेंट अलाउ करेगी आपको अंडर द इनकम टैक्स लॉ, सिर्फ उतना ही डेप्रीशिएशन रेलेवेंट है हमारे लिए। हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन टैक्स निकालने के लिए लिख रहे हैं अपने आंसर में। तो जो डेप्रीशिएशन टैक्स लॉज में अलाउड होगा वही डेप्रीशिएशन आप लिखेंगे। अगर सिर्फ एक ही डेप्रीशिएशन रेट दिया तो उसको ही लेना है, लेकिन अगर दो दिए हैं तो इनकम टैक्स वाला लेना है आपको। इफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स एंड एज पर टैक्स लॉज आर गिवन, use tax rate as per use depreciation rate as per tax law। समझ में आ गया दोनों बातें? depreciation is charged by the owner of the asset for tax purpose। ये लाइन हमें कब यूज करनी पड़ेगी? अगर एसेट को लीज पे लिया गया है या दिया गया है। लीज में दो पार्टी होते हैं, एक होता है ओनर, एक होता है यूजर। ओनर को हम बोलते हैं लेसोर और यूजर को हम बोलते हैं लेसी। अभी भी इनकम टैक्स एक्ट में जो लेसोर हैं उनको टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीशिएशन मिलेगा, लेसी को नहीं, वो तो महज एक यूजर है। ठीक है, तो उसको हम डेप्रीशिएशन टैक्स शील्ड नहीं देंगे। आप बोलेंगे सर अकाउंट्स में तो हमें बताया गया है कि अगर फाइनेंस लीज रहा तो लेसी डेप्रीशिएशन चार्ज करता है। भाई वो अकाउंट्स है, मैं यहाँ अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अकाउंट्स में लेसी डेप्रीशिएशन चार्ज करता है इफ इट इज अ फाइनेंस लीज, लेकिन हमें अकाउंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ में जिसको डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलेगा हम उसके लिए डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रीशिएशन टैक्स शील्ड कैसे निकालना है आपको? टैक्स रेट इनटू डेप्रीशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा थी। अब एक और इंपॉर्टेंट चर्चा है कैश वर्सेस एक्रूअल। अब कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहता है, सेल्स विल बी कलेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर, सेल्स विल बी कलेक्टेड इन फॉलोइंग ईयर। अब बच्चा बेचारा परेशान, उदास, निराश, हताश, क्या करूं? सेल
अकाउंटिंग पर्पस के लिए टैक्स निकालने के लिए अक्रूवल बेसिस पे लेंगे। टैक्स निकालने के लिए अक्रूवल। जैसे मान लो आपका सेल है 1 लाख, एक्सपेंस है 50,000, प्रॉफिट हुआ कितना 50,000, टैक्स हुआ 30% के रेट से 15,000। पहले आप ये कैलकुलेशन कर लो। ये कैलकुलेशन का पर्पस है टैक्स निकालना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट ईयर में आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा इफ सेल्स विल बी कलेक्टेड इन द फॉलोइंग ईयर। यानी ये जो अमाउंट है ये तो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी ये इनफ्लो यहां पे 0 हो गई। ये अगले साल के इनफ्लो में ऐड करेंगे इस 1 लाख को। अब एक्सपेंस के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या अज्यूम करना है, सेम ईयर। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमें अज्यूम करना है जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है वो सेम ईयर का है। सिर्फ अगर स्पेसिफिकली दिया है कि कलेक्शन ऑफ सेल्स इज मेड इन द नेक्स्ट ईयर, जैसे आपको कैश बजट के प्रॉब्लम में दिया रहता है ना कई बार, तो ये हमें इनफ्लो 0 हुआ, एक्सपेंस हो गया 50,000, आउटफ्लो और टैक्स आउटफ्लो हो गया 15,000। तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली हमें 65,000 रुपीज आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 65,000 आउटफ्लो। अब मान लो सेकेंड ईयर में भी यही कहानी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में भी यही स्टोरी है। तो अब सेकेंड ईयर में कैश फ्लो कितना होगा जरा गेस करो। अब सेकेंड ईयर में हमारा कैश फ्लो पिछले साल का जो 1 लाख था अब वो यहां कलेक्ट हो जाएगा। पहले साल कलेक्ट नहीं हुआ, दूसरे साल कलेक्ट होगा और दूसरे साल का तीसरे साल कलेक्ट होगा, इस तरह से। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये 0 हो जाएगा, फिर वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो मेरे सेकेंड ईयर की कैश फ्लो होगी 35,000, फिर वापस वो रिपीट होता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ जाते इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में पूरा एक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेशन करके टैक्स निकालेंगे और दूसरी वर्किंग नोट में एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो जो उस साल हो रहा है, जैसे हम कैश बजट में करते हैं, ठीक है, वैसे कैश फ्लो निकालेंगे और कैश फ्लो को हम यूज करेंगे कैपिटल बजटिंग के लिए। इज इट राइट? टैक्स निकालना हो तो अक्रूवल बेसिस, कैश फ्लो निकालना हो तो कैश बेसिस। इस पॉइंट पे भी हमारी थोड़ी चर्चा हो चुकी है। ये अगर आप 2 ऑप्शन कंपेयर कर रहे हो, ओके, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, और कई बार क्या होता है कि कोई एक आध आइटम जो है वो सेम हो सकता है, जैसे सेल्स तो अलग है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो दोनों में 20-20 हजार है। हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो अगर मैं इस अमाउंट को कंसीडर करके डिसीजन लूं या नहीं करके डिसीजन लूं तो भी हमारा आंसर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे मेरा प्रॉफिट हुआ 1,30,000, यहां हुआ 1,80,000। कंसीडर करके लिया तो भी हमारा ऑप्शन 2 अच्छा है, 50,000 रुपए से अच्छा है। और अगर मैं इसको निकाल दूं, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करूं, तो भी ऑप्शन 2 अच्छा है 50,000 रुपीज से। तो कई बार अगर समय बचाना हो और ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए जहां पे 2 ऑप्शन है और आपको बताना कौन सा बेहतर है, कुछ कैश फ्लो दोनों में ही कॉमन है, तो उसको आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, आपका डिसीजन सेम रहेगा। सो ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच आर कॉमन इन बोथ द अल्टरनेटिव being evaluated should be ignored as they are irrelevant for our decision making। ठीक है, समय बचाने के लिए अगर मान लो आपने लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजल्स। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस कैटेगरी में फिट होता है। इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैं, डिपेंडेंट प्रपोजल्स हैं
या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स का मतलब क्या है? यानी सपोज कंपनी के पास लिमिटेड फंड्स हैं और कंपनी के पास ये सारे प्रपोजल्स हैं सामने में, प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एफ। कंपनी की पॉलिसी है कि हमारा कट ऑफ रेट 15% है। जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो अभी हम अगले पेज पे देखेंगे, आईआरआर यानी रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ी देर के लिए रेट ऑफ रिटर्न, हमारा रेट ऑफ रिटर्न टारगेट कितना है? 15। जो प्रोजेक्ट हमें 15% या उससे ज्यादा रिटर्न देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और जो उससे कम देगा उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो फिर आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने मैनेजमेंट को बोला इसका रिटर्न 16 है, इसका 18 है, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 19 है, इसका 8 है। मैनेजमेंट किसे सिलेक्ट करेगी और किसे रिजेक्ट करेगी? सिलेक्ट, सिलेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट, सिलेक्ट, रिजेक्ट। ठीक है, अब इसमें इंडिपेंडेंट वाली क्या बात हुई? इंडिपेंडेंट प्रपोजल का मतलब है सिलेक्शन ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ अदर। सिलेक्शन ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ अदर। ईच प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएटेड इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन मेरिट। Each project is evaluated independently on its own merit. Those projects which meet the cutoff requirement of the management will be selected, and those which are below the cutoff requirement will be rejected. जो cutoff के ऊपर हैं उनको select करेंगे और जो cutoff के नीचे हैं वो reject करेंगे। अब एक बात बताओ, ये सीए एग्जाम इंडिपेंडेंट प्रपोजल जैसी है या नहीं? इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ही तो है। आपको हमने एक टारगेट दिया है, जो इस टारगेट के ऊपर एक्सेप्ट, जो इस टारगेट के नीचे रिजेक्ट। तो हो सकता है कि सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं, ऐसा हो सकता है ना कि आप सभी लोग पास हो जाएं। ऐसा थोड़ी है कि ये पास होगा तो इसको फेल करना जरूरी है, नहीं। तो ये हमारी एग्जाम इंडिपेंडेंट है, हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हर स्टूडेंट पास हो सकता है। यानी 100% रिजल्ट भी आ सकता है हमारे इंस्टीट्यूट का, अगर स्टूडेंट चाहे तो। ये बात और है कि वो चाहेंगे नहीं, स्टूडेंट नहीं चाहेंगे, इंस्टीट्यूट का कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा है डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। डिपेंडेंट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिंजेंट प्रोजेक्ट। इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रोजेक्ट। तो जैसे एक आपको प्रिंटर खरीदना है और एक कंप्यूटर खरीदना है, तो अब आप समझ गए कि प्रिंटर आप तभी परचेस करोगे जब आप कंप्यूटर, दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि आप सिर्फ प्रिंटर उठा के ले आए घर पे, कंप्यूटर नहीं लाए, सिर्फ प्रिंटर होगा नहीं ना। तो प्रिंटर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम तभी करेंगे जब हम कंप्यूटर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो कई बार एसेट्स कुछ इस तरह के होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी यहां पर या तो हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे या फिर दोनों को रिजेक्ट करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जो जो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है उन सभी को एक्सेप्ट करना होगा फिर, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल means acceptance of one will lead to rejection of another। दो में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दो में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब जैसे मान लो हमारी क्लास में हमें एक ही प्रोजेक्टर लगाना है, क्लासरूम में एक ही प्रोजेक्टर लग सकता है ना, या 4-5 लगा दूं अलग, जिसकी जहां मर्जी जिस तरफ भी बैठ कर देख लो। हाँ, एक इधर लगा देते, एक पीछे, पीछे मुड़ के भी देखना। एक ही प्रोजेक्टर लगाना है। तो हम गए मार्केट में, हमने देखा एक सोनी प्रोजेक्टर है, पैनासोनिक का प्रोजेक्टर है, एक हिताची का प्रोजेक्टर है। इस तरह से 3 देखे हमने। फिर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका मतलब मैंने साथ में और 2 डिसीजन लिए। हमने सोनी को रिजेक्ट किया और पैनासोनिक को भी रिजेक्ट किया। ठीक है, ऐसा ही होता है कैपिटल बजटिंग में कई बार कि अब आपको कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो फिर हमें दोनों को कंपेयर करना होगा यहां पे, और जो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल दिखेगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल में आपको क्या करना है, जिसमें कंपनी को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा हो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां हमें 2 ऑप्शन कंपेयर करने पड़ेंगे। तो अब आपको मेन 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से ही आएगा। बस ये इतने सारे मेथड आपको सीखने हैं और उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। Which 2 types? One is called non-discounting technique और traditional technique। non-discounting और traditional। इसको non-discounting या traditional technique से क्यों नवाजा गया है? क्योंकि यहां पर हम डिस्काउंटिंग यूज ही नहीं करते हैं। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, बस जोड़ देना जो भी कैश फ्लो दिया है, जोड़ देना जो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते हैं, इसलिए ये 2 मेथड प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है। तो सर फिर आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैं हूं सिलेबस का गुलाम। ठीक है, अब जो सिलेबस में उतना तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करके आप फाइनेंस में डिसीजन लेना पाप है। ठीक है, सीधे नरक में जगह मिलेगी। और दूसरा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। यहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, इसलिए यहां पर आप देखेंगे लिस्ट लंबी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मोदी जी हर जगह आ जाते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इक्विवेलेंट एनुअलाइज बेनिफिट और कॉस्ट मेथड। बस इतने ही, 6 इधर 2 इधर, सिर्फ 8 मेथड। हाँ, तो शुरुआत किससे होगी? पे बैक पीरियड से, सबसे इजी। पे बैक, व्हाट इज पे बैक? पे बैक पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर। हर बिजनेसमैन ये मेथड मन ही मन जरूर यूज करता है कि नहीं? कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये सीए का ऑफिस स्टार्ट किया, 2 करोड़ रुपए लगेंगे, कब रिकवर होगा ये? है कि नहीं? 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में, ऐसा मन में सब सोचते जरूर हैं। ठीक है, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले रिकवर हो जाए, उसके बाद ऊपर का जो अमाउंट आएगा अपनी इनकम, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो जाए। तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ये सिंपल पे बैक पीरियड, जहां हम डिस्काउंटिंग यूज नहीं करेंगे, और दूसरा इसका बड़ा भाई डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, जहां पर हम डिस्काउंटिंग यूज करेंगे। रिमेनिंग जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो सेम है। सिर्फ पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में एक डिफरेंस है, वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होगा। दिस मेथड इवन दो
मे नॉट बी यूज्ड प्रैक्टिकली, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड ये मेथड हमेशा रहता है। आजकल तो कुछ पेरेंट ऑफिस में आते ये भी पूछते सर सीए का पे बैक पीरियड कितना है। मैं बोला मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज्यादा है, पे बैक पीरियड टाइम कम है। एक बार प्रोडक्ट बन गया, भले उसमें 5-10 साल लगे, लेकिन रिकवरी हो जाएगी जल्दी 6 महीने में है कि नहीं? बनने में 4-4.5 साल तो एक मिनिमम प्रोडक्शन टाइम है ही। कभी कभी थोड़ा प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने से उसको बार बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते करते कई साल लग जाते हैं उसको मार्केटेबल करने में। लेकिन एक बार प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद पे बैक पीरियड बस कुछ महीने ही है, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने या 1 साल, सारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नीचे सॉल्व करना। नेक्स्ट देखना, एक क्वेश्चन है, दिख रहा है? हाँ, एग्जाम्पल 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख और इस कंपनी का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में ये कैश इनफ्लो जनरेट होगा 3, 4, 3, 5, 8। पेबैक पीरियड में क्या करना है आपको? डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। हमें 10 लाख कितने वर्षों में रिकवर हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें यहां पर एक सिस्टम यूज करेंगे हर प्रॉब्लम में। पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लेंगे, इससे आपका काम जल्दी हो जाता है, समझ भी जल्दी आती है। तो जरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब 3 पहले मिला, अगले साल 4 मिला, तो 3 और 4 टोटल 7 रिकवर हो गए। तीसरे साल तक जाते जाते 7 और 3 10 रिकवर हो गए, फिर 15, फिर 23। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि 10 लाख रिकवर करने में हमें कितने साल लग जाएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो हमें 3 साल लग जाएंगे। तो नीचे लिखो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर्स। इक्वल टू के सामने लिखो 3 ईयर्स। हो गया जल्दी काम। ये क्वेश्चन काफी इजी था क्योंकि यहां पर एक नंबर 10 लास्ट कॉलम में बिल्कुल इसके साथ मैच कर गया, तो एग्जैक्टली 3 साल का आंसर आ गया। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, जरा देखना है उसके नीचे की एग्जाम्पल 2 है। इसमें क्या दिक्कत होगी आपको कि पहले आपने 10 लाख लगाया, कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 3 आया, दूसरे साल 4, तो क्यूमुलेटिव हो गया 7, फिर 5, 12, 6, 18, 26। अब यहां पर स्टूडेंट बेचारा परेशान है, वो सोच रहा है कि 10 तो है ही नहीं, हमें तो 10 रिकवर करना है। तो हमें देखना है कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जो एक 10 के पहले हैं और एक 10 के बाद है। तो 7 और 12, मतलब हमारा जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में होगा। यानी जो प्रोजेक्ट का जो 10 लाख का रिकवरी है वो 2 साल के बाद और 3 साल के पहले, यानी तीसरे साल में बीच में कहीं जाकर आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते 2 साल के बाद और 3 साल के पहले। एक्चुअली आंसर वही है, आंसर सही मायने में वही है, 2 साल के बाद और 3 साल के पहले। कोई एग्जैक्ट डेट थोड़ी बता सकता है भविष्य में। बता सकते हो क्या? हमने आज 10 लाख रिकवर किया, हाँ 2,17 दिन 15 घंटे के बाद हमारा पैसा रिकवर होगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन क्या करें, एग्जाम है, इसलिए एग्जाम में हम क्या करेंगे, थोड़ा और प्रिसाइज आंसर लिखेंगे। तो पहले क्या करना, पहले देखना कि 10 के नीचे वाला फिगर कौन सा है, एग्जैक्टली 7 लाख रिकवर हो गए 2 सालों में, तो 2 ईयर प्लस। आपने कहा 2 से ज्यादा 3 से कम, तो 2 ईयर प्लस हो गया। प्लस के बाद हमें देखना है कि हमने 10 लाख में से 7 तो ऑलरेडी रिकवर कर लिया है, तो और कितना रिकवर करना बाकी है, 3 लाख रिकवर करना है। और तीसरे साल की कैश फ्लो 5 लाख है, तो हमें पूरा साल भर तक वेट नहीं करना है। 3/5 यानी पूरे साल में 5 लाख मिलेगा, तो 3 लाख रिकवर करने के लिए मुझे 3/5 ईयर्स लगेगा, 0.6। तो आपका आंसर हो गया 2.6 ईयर्स। इस तरह से एग्जाम में आंसर लिख के आना है। और आप 0.6 ईयर को आप चाहो तो मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अराउंड 2 ईयर 7 मंथ्स लिख सकते हैं, है कि नहीं? 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली।
जब भी इसका आंसर लिखोगे ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्सीमेटली, कोई गारंटी नहीं कि एग्जैक्टली 2 ईयर 7 महीने के बाद ही आपका पैसा रिकवर होगा, है कि नहीं। ये तो एक अनुमान है। बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए हमें एक एक्सपेक्टेशन लगानी होती है। फ्यूचर इज अनसर्टन। ओके, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट वाला। इस क्वेश्चन में देखना कैश फ्लो आपको एक ही दिया हुआ, 3 3 3 3 3। यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट दे सकता हूं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने की जरूरत नहीं है। हर साल 3 लाख रुपए रिकवर हो रहे हैं, एक ही अमाउंट है और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो ही जाकर शॉर्टकट यूज करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। बोलो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 है और एनुअल कैश इनफ्लो 3 है, तो 3.33 ईयर्स में आपका पैसा रिकवर होने की उम्मीद है। लिख दिया वहां पे 10/3 = 3.33 अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसका मतलब है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो लगभग 3 ईयर और 4 मंथ्स में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन मन में उत्पन्न हो रहा है कि ये जो मेथड है, इस मेथड को हम यूज करके डिसीजन कैसे लेंगे अगर कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट हो तो हमें क्या करना है। जो पेबैक पीरियड हमने कैलकुलेट किया अभी 3.33, मान लो लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, उसको हम कट ऑफ पीरियड प्री डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमने पाया कि कट ऑफ पीरियड इज लेस देन पेबैक पीरियड इज लेस देन कट ऑफ पीरियड फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट। तो क्या किया जाए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट। मैनेजमेंट चाहती है कि हमारा पैसा 5 साल में रिकवर हो जाए, लेकिन यहां तो 3.25 साल में रिकवर हो गया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो अच्छा है ना, जितना पैसा जल्दी रिकवर हो उतना अच्छा, रिस्क उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, अर्ली रिकवरी इज ऑलवेज एडवाइजेबल। दूसरा, मैनेजमेंट चाहती है कि हमारा पैसा 2 साल में रिकवर हो। आपका आंसर है 3.33। इस बार हमारा कट ऑफ है 2 साल। हम ऐसे प्रोजेक्ट को सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं जहां पे हमारा पैसा 2 साल में रिकवर हो जाता है, उससे ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर मैनेजमेंट बोलेगी हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। और तीसरा, अगर इक्वल ही हो गया तो, ऐसा किसी क्वेश्चन में जनरली होता नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन के लिए, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए अगर ऐसा हो गया कि दोनों इक्वल हो गए, मैनेजमेंट चाहती है कि हमारा कट ऑफ 3.33 ईयर हो, पे बैक भी 3.33 आ गया, तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बोलो ना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? रिजेक्ट करेंगे। एक बोल रहा है एक्सेप्ट, एक बोल रही है रिजेक्ट। क्या करें? एक्सेप्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करोगे? आपका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना, टारगेट क्या था हमारा? 3.33 ना। तो आपने मुझे शर्त रखी कि अगर ये प्रोजेक्ट में 3.33 में पैसा रिकवर हो रहा है तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तो 3.33 में हो रहा है, अब रिजेक्ट करने की क्या बात? इंस्टीट्यूट ने कहा कि 50 मार्क लाओगे पास हो जाओगे, 85 आ गए। थोड़ा सा भी गलत हुआ तो ना, लेकिन गलत नहीं हुआ ना, 50 आए आपको। क्या करेंगे? मार्कशीट पे क्या लिखूं मैं? तो कोई बात नहीं ना, टारगेट तो आपका पूरा हो गया ना। सब कुछ फ्यूचर पे ही है, ये भी फ्यूचर पे ही है। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद 5 रिस्क स्टार्ट हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कॉम्पिटिटर्स रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क, कस्टमर्स डिमांड एंड फैशन रिस्क, वो भी चेंज हो सकता है। बट एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हमारा टारगेट पूरा हो रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो फ्यूचरिस्टिक नहीं है। अगर 2 प्रोजेक्ट रहे तो कैसे डिसीजन लेंगे? एक नोट लिखना, वहां पे मैंने नहीं लिखा है।
If there are two projects, select project with lower payback period. If there are two or more projects, select the project with lower payback period. Select the project with lower payback period. Subject to it meets the cutoff requirement. Subject to it meets the cutoff requirement. Subject to it meets the cutoff requirement. इसका मतलब है मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा कट ऑफ पीरियड 5 साल है, ठीक है, समझने के लिए कि हमारा कट ऑफ 5 साल है। दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, एक का पेबैक पीरियड 3 है और एक का 4 है, दोनों कट ऑफ के नीचे हैं तो 3 को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, एक का 3 है एक का 6 है, ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये कंपैरिजन में आने के पहले ही बाहर, ठीक है, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट के कट ऑफ से ही बाहर है। अब आप बोलना, अगर कट ऑफ 5 है और ए 6 साल में रिकवर करेगा अपना इन्वेस्टमेंट और बी 7 साल में रिकवर करेगा, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे यहां पर। फिर यहां पे लोअर ऑफ द टू नहीं लेना है, अरे पहले पास हो जाओ उसके बाद हम रैंक देखेंगे आपकी, ठीक है। जॉब में 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए तो पहले कंपनी क्या करेगी, जिसका रैंक अच्छा है उसको लेगी, दोनों ही नापास है तो उसमें सिलेक्ट किसको करेंगे? तो पहले पास हो जाना जरूरी है, उसके बाद सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो जब आप फाइनल में 3rd रैंक और 4th रैंक रहेंगे और कंपनी को किसी एक को चुनना है, तो कंपनी जनरली क्या करती है, 3rd रैंक वाले को चुन लेती है, लेकिन पहले पास होना है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व करते हैं। क्या सारे विद्यार्थी 1A पर पहुंच गए हैं? देखो आगे चलो, कहीं मिल जाएगा 1A। 1A में हमें इस क्वेश्चन को 7 बार सॉल्व करना है, ठीक है। सभी मेथड का प्रयोग करेंगे इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट होगा इसके साथ आज। क्वेश्चन नंबर 1, ASF Limited is considering investing in a project for which the investment data are as follows: capital outlay 2 lakh, depreciation charges 20% per annum straight line method, forecasted annual income before charging depreciation, annual income बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, मतलब ये कैश इनफ्लो है बिफोर डेप्रीशिएशन। इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स माइनस कैश एक्सपेंस। क्या है ये? सेल माइनस कैश एक्सपेंस। अभी तक इसमें डेप्रीशिएशन और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, बट आफ्टर ऑल अदर चार्जेस इज 1 2 3 4 5 1 lakh 1,80,000 80,000 40,000 टोटल 4 lakh। On the basis of the figures given above, set out the calculation illustrating and comparing the following methods। तो यहां पर पेबैक पीरियड है 1, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट लाइन पे आओ, स्टेट क्लियरली एनी अजम्पशंस यू वुड मेक। ये भी इस बार तो हमें अजम्पशन अभी नहीं लगेगा, बाद में जब आप डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में नहीं है उस समय आपको डिस्काउंट रेट अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लिखा है एक अच्छी खुशखबरी, टैक्सेशन इज टू बी, अगर टैक्सेशन इग्नोर करना है तो डेप्रीशिएशन भी इग्नोर होगा इस मेथड में, राइट। और कैलकुलेशंस कैन बी अप्रोक्सीमेट। तो इस क्वेश्चन में क्या कैश फ्लो इवन है, इक्वल है? नहीं, कहां इक्वल है, सारे इक्वल थोड़ी है। तो क्या हम शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। जिस केस में शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उस केस में आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना होगा। तो जल्दी से लिखेंगे
आंसर 1A, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। कैश फ्लो लिखना 1 लाख, 1 लाख, 80,000, 80,000, 40,000। क्यूमुलेटिव 1 लाख, 2 लाख। अरे उसके बाद कंप्यूटर जी ने कैलकुलेशन करना ही बंद कर दिया। तो यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि एक बार आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, उसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। आपको 2 लाख रिकवर करना था, 2 लाख 2 सालों में रिकवर हो गया है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कुछ बुक्स में आगे के कैलकुलेशन नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लिख भी दिया तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, समय बचाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मेरा आंसर 2 ईयर ही आ गया। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ये इस मेथड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड इज इग्नोर्ड। दिख रहा है आपको? अब ये नंबर चाहे कुछ भी हो, इससे हमारे डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ड्रॉबैक है, कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड इज इग्नोर्ड। इसमें अर्ली कैश फ्लो को ज्यादा महत्व दिया गया है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इनिशियली ज्यादा कैश फ्लो नहीं होता है, उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है, बाद में उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। ये मेथड वैसे प्रोजेक्ट को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ये मेथड चाहता जितना जल्दी कैश फ्लो जनरेट हो उतना अच्छा है। ठीक है, बोलो ना हाँ। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में अभी आपको सिर्फ एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करनी है। ये जो कैश फ्लो दिया रहेगा, पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। पिछले मेथड में आपने गलती की, आपने 1 लाख 80,000 को ऐड किया, गलत है ना। 1 लाख 1 साल बाद मिल रहा है, फिर 1 लाख 2 साल बाद मिल रहा है, फिर 80,000 3 साल बाद मिल रहा है। अरे तो टाइम वैल्यू का तो आपने सत्यानाश कर दिया। ऐसे कोई करता है क्या कैलकुलेशन? नहीं। उसको सुधारो। कैसे सुधारेंगे? बाय कैलकुलेटिंग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो वही एग्जाम्पल पहले जो हमने सॉल्व किया था, वापस अपने थियरी के नोट्स में आओ। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पे बैक पीरियड के लिए, किया था ना? हाँ, अब बस उसी को वापस सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार प्रेजेंट वैल्यू के साथ। देखो ये आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा शायद, एकदम बीचों बीच है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, कैश फ्लो ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। क्वेश्चन जो हमने पे बैक पीरियड में सॉल्व किया था 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 3 4 3 5 8। अब जरा उठाओ कैलकुलेटर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना है। सर कैसे लिखते हैं फैक्टर? 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 0.9091 आया, फिर से इक्वल टू 0.8264, फिर इक्वल टू 0.7513, फिर इक्वल टू 0.6830, फिर इक्वल टू 0.6209, 0.6209। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF का मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। आराम से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट तक लिखो, 2 डिजिट तक लिखो। 2.72, 3.30, 2.25, 3.42, 4.97, 4.97 हो गया। चेक करना। अब इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लो। तो हमने क्या किया, बस पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसके बाद आगे के सारे प्रोसेस सेम फॉलो करने हैं। 2.72,
6.02, 8.27, 11.69। बस यहां जाके रुक जाओ। रुक गए क्योंकि 10 क्रॉस हो गया ना। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 था, 10 मिल गया। अब रुक सकते हैं हम, जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं। जिसने लिख दिया वो काटो मत, रहने दो। अब वापस आप बताएंगे कि इसका पे बैक क्या होगा। देखो 3 साल में 8.27 रिकवर हो गया, लेकिन हमें रिकवर करना है 10, तो 10 माइनस 8.27 बाकी अमाउंट रिकवर करना है अभी आपको। और 4th ईयर का जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3.42 है, तो प्रोपोर्शनेटली आपको 10 माइनस 8.27 डिवाइड बाय 3.42 है कि नहीं। लिखो 3 ईयर प्लस तो होगा क्योंकि 3 साल में हमारा 10 रिकवर नहीं हुआ है, तो 3 ईयर प्लस लिखो। 3 साल से ज्यादा, 4 साल से कम, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा मानेगी नहीं 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम। आपको थोड़ा और प्रिसाइजली लिखना है, तो लगभग 3.51 ईयर आया। 3.51 ईयर का मतलब 3.5 साल, तो यू कैन राइट 3 ईयर है ना, 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली। लिख दिया सबने? बोलो ना हाँ या ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1G। आ जाइए 1G पर। वही क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा अभी। वही क्वेश्चन जो भी आपने कुछ मिनट पहले सॉल्व किया, अब उसी क्वेश्चन को डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के रूप में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पहले। इस बार 3 कॉलम और बढ़ गए। स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड लिखो ना जल्दी से। 10% अज्यूम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ना, स्टेट क्लियरली एनी अजम्पशंस यू वुड मेक, तो हम डिस्काउंट रेट 10% अज्यूम करेंगे। ठीक है, एग्रीड। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, वापस वही आएगा जो अभी आपने लिखा था, चाहे तो वहां से कॉपी कर लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मल्टीप्लाई करना, $90,910, 82640, 60105, 54640, 24839। जरा चेक करना ये आंसर सही है, बोलो ना हाँ। अब क्यूमुलेटिव अमाउंट चेक करो। 90910, 173550, 233655। लगभग 233655 आ रहा है। कोई बात नहीं, उसका वैसे भी कोई काम नहीं है। ठीक है, मेन तो ये 2 नंबर है, 173,550 और 60,105 या 4। 1 रुपए के लिए परेशान मत हो। अब मुझे आंसर बताओ, ये आंसर आपका 2+ होगा। 2 सालों में आपका इस बार 173,550 रिकवर हो गया है, तो 2 ईयर प्लस। अब प्लस के बाद क्या करना है, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख,
उसमें से 173,550 रिकवर हो गया। तीसरे साल की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 60,105 है। आंसर बोलो। 2.44 ईयर्स। बोलो हाँ। तो अगर आप उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 को इंटू 12 कर दो, अराउंड 5 मंथ अप्रोक्सीमेटली। अभी एक बंदा बोला 2 ईयर 5 मंथ्स 7 डेज 3 आवर 20 सेकेंड भी बोल देते हैं। बोलो, तुम यहां पे प्रोजेक्ट की डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल रहे हो और नासा पे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो। हो गया 5 मंथ्स लिख दिए। चलिए, कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए। एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, दैट इज वाई नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आप सिंपली क्या करो, क्वेश्चन में जितने भी इनफ्लो दिए गए हैं उनकी डिस्काउंट रेट से पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये आपका हो गया बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू। जितने भी आउटफ्लो दिए गए हैं उन सब की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, यानी सभी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। जितने भी कैश फ्लो दिए हैं क्वेश्चन में सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है और उसके बाद क्या करना, नेट अमाउंट निकालना है। तो नेट अमाउंट निकालने का पर्पस है ये देखना कि क्या इनफ्लो की संख्या आउटफ्लो से ज्यादा है। अगर इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट। और अगर आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है, रिजेक्ट। क्योंकि कंपैरिजन सेम टाइम प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, इसलिए हम उनको कंपेयर कर सकते हैं और डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो आपकी बुक में मैंने 4 स्टेप लिख दिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से ही आता है। पहला क्वेश्चन, आप पढ़ते समय ईयर 0 में इनिशियल कैश फ्लो क्या होगा वो आइडेंटिफाई करो। नॉर्मली आपके एग्जाम में ईयर 0 में 2 कैश फ्लो दिए जाते हैं। एक रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, उसको लिखना है। और दूसरा आपको दिया रहेगा कंपनी विल रिक्वायर एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹25,000, वो लिख देना है। तो ये ईयर 0 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि ये अमाउंट नॉर्मली आपको एज इट इज दिया रहता है। आपको बस क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करके ईयर 0 का आउटफ्लो निकाल लेना है। आपको जो भी आपकी एफर्ट है वो यहां है। कंप्यूटेशन ऑफ CFAT इन बिटवीन इंक्रीमेंटल CFAT, उतना भी नहीं समझना है तो बस इतना पढ़ लो, कंप्यूटेशन ऑफ CFAT। तो अगर ये प्रॉब्लम मान लो 5 साल का है तो आपको ईयर 1, 2, 3, 4, 5 हर एक साल का CFAT निकालना होगा। ओके, जहां तक कोशिश हो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, जो प्रोजेक्ट की वजह से जो कैश फ्लो इफेक्ट होता है सिर्फ उसको लेना पड़ता है हमें। हमने वो स्टार्ट में आज आपको बता दिया। अगर ओवरहेड कांस्टेंट है उसको नहीं लेना है, सिर्फ ओवरहेड जो बढ़ रहे हैं उसको लेना है, जो स्पेसिफिक ओवरहेड है उसको लेना है। यानी प्रोजेक्ट की वजह से जो भी कैश फ्लो आपका बढ़ेगा या घटेगा उसको कंसिडर करना है। वो गया इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। उसके बाद एक्चुअली आपको यहां पे एक और कैलकुलेशन करना है, टर्मिनल फ्लो। टर्मिनल फ्लो मैंने बताया क्या होता है। टर्मिनल फ्लो मतलब एक तो होगा सैल्वेज वैल्यू और एक होगा वर्किंग कैपिटल रिकवरी। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। It will include net salvage value of capital asset and recovery of working capital.
सारे कैश फ्लो को लिखने के बाद हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, यानी इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आओ और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। वापस आपकी बुक में नीचे आप देखेंगे वही क्वेश्चन फिर से आ गया जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो दिखा क्वेश्चन, कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख और नेक्स्ट 5 ईयर कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। सॉल्व करना, 0 1 2 3 4 5 माइनस 10 3 4 3 5 8। जब हम एनपीवी निकालेंगे तो हम कई बार क्या करते हैं, ईयर 0 में जो आउटफ्लो हुआ है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहे रेट कुछ भी दिया हो, यहां पे कितना लेना है आपको, 1। 1 रुपए की वैल्यू आज 1 रुपए ही रहेगी, चाहे रेट ऑफ डिस्काउंट कुछ भी हो। चेंज तब होगा जब कोई टाइम का गैप हो, लेकिन टाइम का कोई गैप नहीं है, इसलिए 1। ऑलरेडी आपने फैक्टर लिख लिया पिछले क्वेश्चन में, वहां से चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। हो गया, पहले हमने किया था ना, वहीं से कॉपी कर लो, पिछले पेज को देखकर, पिछले पेज को देखकर कॉपी कर लो, सेम फिगर लिखे हुए हैं वहां पे। टोटल करना, टोटल करने के बाद नेगेटिव नंबर 10 घटा देना, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस। तो आप पहले क्या करो, ये पॉजिटिव को ऐड कर लो, ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, और ये 10 है आउटफ्लो, तो एनपीवी हो गया 6.66। इस तरह से हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे आसपास कहीं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट, पता है आपको? एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली, ये तो आपको पहले चैप्टर में ही पता चल गया था कि जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू कम होते जाती है, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है ना प्रेजेंट वैल्यू कम होते जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इनवर्स। There is an inverse relationship between discount rate and NPV. Higher the discount rate, lower the एनपी। देख रहे हैं डिस्काउंट रेट जब आप बढ़ा रहे हो तो ये एनपीवी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब ये लाइन ड्रॉ करोगे तो एक कर्व के फॉर्म में ड्रॉ करना, ऐसे स्केल लेकर स्ट्रेट मत ड्रॉ कर देना। अरे चला गया, डिक्टेट करवा देता हूं मैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी। हाइयर द डिस्काउंट रेट लोअर द एनपीवी। और ये लाइन जो है कर्व होनी चाहिए। कर्व क्यों होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ना, आप जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप रिवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो। जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो वही चीज का रिवर्स भी इफेक्ट होता है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट होगा तो लाइन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि अगले पीरियड में इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल नहीं होता है। अगले पीरियड में इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का भी इफेक्ट आता है, इसलिए लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। ये स्ट्रेट होगी कब, जब सिंपल इंटरेस्ट हम यूज करेंगे। इज इट राइट?
तो सिंपल इंटरेस्ट हम यूज करेंगे नहीं, तो लाइन स्ट्रेट हो नहीं सकती। तो ये हो गया एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट। अब मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस मेथड को यूज करके हम डिसीजन कैसे लेते हैं। हाउ कैन यू यूज एनपीवी मेथड टू टेक अ डिसीजन फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसका आंसर 6.66 था, देखा आपने 6.66। क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्यों? एनपीवी ज्यादा है, ज्यादा है मतलब 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज यहां पर आपको सरप्लस मिल रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट आपके वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। इज इट राइट? दिस प्रोजेक्ट हेल्प इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस प्रोजेक्ट जनरेट्स मोर रिटर्न देन आवर टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये वेल्थ क्रिएटर है। और इसका क्या करेंगे? एनपीवी इज लेस देन 0। इट इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। इट गिव्स अस अ रिटर्न लेस देन आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जितनी हमारी इच्छा है उससे कम रिटर्न जनरेट हो रहा है। इससे अच्छा हम अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्वेस्ट कर दें। इट इज गिविंग अस अ रिटर्न लेस देन आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना। अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम रिटर्न आ रहा है तो फिर आप अपनी अपॉर्चुनिटी जहां पर है वहां इन्वेस्ट करो। करेक्ट? अब सबसे मुश्किल सवाल आता है लास्ट वाला। एनपीवी इज इक्वल टू 0, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट। एक गुलाब का फूल लो, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, लास्ट में जो बच गया वही डिसीजन लेंगे। ठीक है? आपका क्या कहना है? रिजेक्ट। आपका क्या कहना है? एक्सेप्ट। दोनों भाई में से एक भाई हार्दिक पांड्या बोल रहा है एक्सेप्ट, कुरनाल पांड्या बोल रहा है रिजेक्ट। कोई बात नहीं। हाँ, यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। डेमोक्रेसी कह रही है एक्सेप्ट। मेजॉरिटी ओके, एक्सेप्ट। बचपन में मुझे ये बात कभी हजम नहीं होती थी कि एनपीवी इक्वल टू 0 तो एक्सेप्ट क्यों करते हैं। इतनी मेहनत की और बदले में क्या मिला? 0। तो क्या फायदा फिर? क्या हम 0 के लिए काम करते हैं? ऐसा ही आप सोच रहे हो ना? नहीं, कभी कभी नहीं, रुको। कभी कभी क्या होता है? नहीं, बहुत ही सिंपल सा जवाब है जो आपको बहुत कम बुक्स में इसका आंसर दिया रहता है कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए हम सपोज अज्यूम करेंगे कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपए इन्वेस्ट किए एक एफडी में, और वो हमें 10% इंटरेस्ट देता है। तो ये हमारी ईयर 0 की आउटफ्लो हो गई, और 1 साल के बाद वो मुझे 10% इंटरेस्ट देता है। तो कितना अमाउंट मुझे वापस करेगा वो? 110। तो 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, 110 रुपए में 1 साल बाद मिला। हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो इसकी हम एनपीवी निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। 0 ईयर में जो भी अमाउंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू उतना ही आएगा, और 110 का प्रेजेंट वैल्यू होगा। कैलकुलेटर पे 110 लो, डिवाइड बाय 1.10 करो, 100 रुपए आया। इसकी एनपीवी कितनी आई? 0। तो क्या हम बैंक में एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्या आपको कुछ भी नहीं मिला ऐसा आप बोल सकते हैं? मिला ना 10 रुपए इंटरेस्ट, बट क्या इतना रिस्क लिया? तो डिस्काउंट रेट उसके हिसाब से हमने कंसिडर किया है ना। रिस्क है तो वो हम रिस्क को कहाँ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? डिस्काउंट रेट बढ़ा देते हैं ना। तो रिस्क को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने कैलकुलेशन में, रिस्क को हमने कंसिडर किया है। तो अगर
मैं आपके हिसाब से जाऊं, जिसने कहा कि रिजेक्ट, तो ये एसबीआई तो कल ही बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, 0 एनपीवी मिल रहा है। 0 एनपीवी का मतलब होता है कि यू आर अर्निंग रिटर्न इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिर वापस वही मैं बोलूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इंस्टीट्यूट ने कहा कि 50% लाओ, 50%। हमने 50% ले आया, तो मैथमेटिकली मेरा एनपीवी 0 है, लेकिन मुझे फेल नहीं करेगी, मेरा टारगेट पूरा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपका टारगेट जो है वो अचीव हो गया, तो आपको पास करना चाहिए उस चीज को, है कि नहीं। और आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिस्क है, रिस्क को हमने इंक्लूड किया है हमारे डिसीजन में बाय यूजिंग हायर डिस्काउंट रेट। रिस्क को हमने इग्नोर नहीं किया है, इसलिए एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज व्हेन योर एनपीवी 0, वहां पे लिख के लो ना, तो बाद में फिर वही कंफ्यूजन होगा। व्हेन एनपीवी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द प्रोजेक्ट इज generating, the project is expected to generate या generating, project is expected to generate return equal to our desired rate of return। इक्वल टू आवर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कुछ नहीं मिल रहा ये बोलना गलत है, मिल रहा है, लेकिन उतना ही मिल रहा है जितना आपकी चाहत है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कम से कम एक टारगेट तो पूरा हुआ। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्स्ट बेनिफिट है इस मेथड का, देखना नीचे कहीं लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पे बैक पीरियड में ये डिसएडवांटेज है। देन अनलाइक पे बैक पीरियड, ऑल कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड। पे बैक पीरियड में हम एक बार पे बैक पीरियड तक पहुंच गए, उसके आगे के कैश फ्लो को हम इग्नोर कर रहे हैं। इस मेथड में हम लास्ट ईयर तक जाएंगे। देन एनपीवी कंस्टिट्यूट्स एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एंड दस फोकसेस ऑन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या एनपीवी मेथड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है? हाँ। कैसे? बाय हेल्पिंग यू टू सिलेक्ट दोज प्रोजेक्ट हुज एनपीवी इज पॉजिटिव। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, इसका मतलब है यू आर अर्निंग मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। And if you are earning more than your cost of capital, more than your opportunity cost, that excess return adds to the wealth of the shareholder। ये excess return आता है बिजनेस में, फाइनली किसके अकाउंट में जाएगा, किसके खाते में जाएगा? वो शेयर होल्डर के। तो ये मेथड बोलता है सिर्फ वैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिसका एनपीवी पॉजिटिव हो, और अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो वैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिसका एनपीवी ज्यादा हो। एक नोट लिखना रह गया, लिखो जल्दी से, मैं भूल गया। इफ देर आर 2 or more projects, if there are 2 or more project, select the project with, बोलो ना, select the project with हाइयर एनपीवी, हाईएस्ट एनपीवी। इस मेथड के हिसाब से मैं जाऊंगा तो ये बोलेगा और कुछ मत ध्यान दो, जिसका एनपीवी हाईएस्ट हो उसको सिलेक्ट करो। इसमें आपकी वेल्थ में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो जब मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ही है तो क्यों नहीं ऐसे प्रोजेक्ट में दिमाग लगाऊं जिसमें एनपीवी हाईएस्ट हो, बिकॉज दिस विल हेल्प इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पेबैक पीरियड मेथड में आप वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। पेबैक पीरियड डरपोकों का खेल है। किसका? डरपोक लोग, जल्दी जल्दी बस पैसा मिल जाए,
भले वेल्थ मैक्सिमाइज हो या ना हो। और ये मेथड किसका है? वेल्थ मैक्सिमाइजर्स का, जिनको लगता है नहीं हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, इस मेथड का एक और एडवांटेज क्या है कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम बहुत इजी सीधा उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, एनपीवी निकालो, जो एनपीवी ज्यादा दे रहा है उसको सिलेक्ट करो। तो ये मेथड उस मामले में अच्छा है। लेकिन फिर ये हमने ऐसा क्यों लिखा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और आईआरआर मेथड, जो भी हम इसके बाद देखने वाले हैं, वहां पर हम सिर्फ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखकर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा, या हायर आईआरआर देख के भी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है इन दोनों मेथड में। सिर्फ हायर ऑफ द टू देखकर हम डिसीजन हर बार नहीं ले सकते हैं। इज इट राइट? लेकिन एनपी मेथड में हम ले सकते हैं, बिकॉज एनपीवी मेथड गिव्स मी एब्सोल्यूट आंसर। एंड ये दो मेथड जो अब थोड़ी देर बाद देखेंगे, गिव्स यू रिलेटिव आंसर्स। एब्सोल्यूट वर्सेस एब्सोल्यूट मतलब रुपीस में। मैं आपको रेशियो दूंगा, आप उसमें खुश होंगे कि आपके जेब में पैसा डालूंगा उसमें खुश होंगे? पैसा। ठीक है, तो सरकार बोलेगी कि चलो हम आपको विकास देंगे, ग्रोथ देंगे, आप उसमें खुश होंगे, या आपके अकाउंट में पैसा सरकार 6,000 रुपए ट्रांसफर करेगी साल में, उसमें खुश होंगे? ट्रांसफर सही जवाब। ठीक है, ये ग्रोथ और विकास से मुझे क्या लेना देना? मेरी जेब में पैसा कितना आ रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तो एनपी मेथड एब्सोल्यूट अमाउंट में आपके वेल्थ को इंक्रीज करता है। थोड़ी और चर्चा होगी जब हम ये दो मेथड और सीखेंगे। एक खासियत एनपीवी मेथड की है जो सिर्फ एनपीवी मेथड में ही ये पॉसिबल है और किसी मेथड में ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ एनपीवी दो प्रोजेक्ट का आप ऐड कर सकते हैं। क्या हम किसी दो प्रोजेक्ट की पेबैक पीरियड ऐड कर सकते हैं? अगर हम बोलेंगे ए का पेबैक 2 साल है, बी का पेबैक 3 साल है, टोटल पेबैक 5 साल है, बोल सकते हैं ऐसा? ए का डिस्काउंटेड पेबैक 3.5 साल है, बी का 4.5 साल है, दोनों 8 साल। नहीं बोल सकते। ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.5 है, बी का 2.5 है, टोटल दोनों का मिला के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 4 है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब रेशियोज हैं। ये जो है एनपीवी एब्सोल्यूट नंबर है, इसलिए हम एब्सोल्यूट नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ए का एनपीवी 20 लाख है, बी का 30 लाख है, तो दोनों प्रोजेक्ट को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 50 लाख एनपीवी मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं? यस। तो ये हमारे काम की चीज है, ये प्रॉपर्टी। जब कैपिटल रैशनिंग का प्रॉब्लम आएगा, क्या आएगा? कैपिटल रैशनिंग, थोड़ी देर में देखेंगे उसको भी। कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है कि हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं लेकिन नीड्स बहुत हैं, तो उस केस में हमें लिमिटेड फंड्स को जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो वहां पर मुझे ये 5वीं प्रॉपर्टी का बहुत ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको मैं सिखाऊंगा, कैपिटल रैशनिंग। और एक और बेनिफिट है रिस्क, जिसके ऊपर स्टूडेंट बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। रिस्क इज इनकॉर्पोरेटेड इन डिसीजन मेकिंग बाय एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट। तो हम रिस्क को अगर ज्यादा, तो डिस्काउंट रेट भी तो हमने एडजस्ट किया है ना। इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, वो तो हमने 2 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि अब हमारे जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत आने वाली है कि नहीं? अब हमें इससे डर नहीं लगता। लगता है डर अब कॉम्प्लेक्सिटी से? अरे जो आदमी इनकम टैक्स पढ़ सकता है, जीएसटी पढ़ सकता है, उसके लिए ये क्या है? दूसरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इस मेथड में आपको फ्यूचर की कैश फ्लो को फोरकास्ट करना पड़ता है।
वैसे ये प्रॉब्लम सभी मेथड का ही है, लेकिन इस मेथड में हम लास्ट तक जाते हैं। अगर मान लो एक हाईवे प्रोजेक्ट है 15 साल का, तो आपको पेपर पे लिखना पड़ता है कि अगले 15 सालों में इस हाईवे से कितनी टू व्हीलर जाएगी, कितनी कार, कितनी ट्रक, कितनी बड़ी वाली ट्रक, उससे हम कितना टोल कलेक्ट करेंगे, पीक टाइम पे रेट क्या होगा, ऑफ पीक टाइम पे रेट क्या होगा, संडे को रेट क्या होगा, ये पूरा कैलकुलेशन करना है अगले 15 साल। फिर अचानक एक पार्टी आ गई सरकार में, उन्होंने कहा बंद करो ये टोल कलेक्ट करना, टोल कलेक्ट करेंगे वहीं पे पिटाई होगी। ठीक है, सारे टोल बूथ उखाड़ दिए उन्होंने, वहां से सारा कैलकुलेशन चला गया। क्या हो गया? ऐसा तुमने सुना, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, बस किसी का नाम नहीं लेना बोलते समय, समझदार लोग खुद ही समझ जाते हैं आजकल बहुत। हाँ हाँ, तो मैंने नाम कहाँ लिया किसी का? रिकॉर्डिंग हो रही इसलिए तो नाम नहीं लिया, रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं क्या क्या बोलता तुम यकीन भी नहीं कर सकते हो। आजकल हर जगह पे टोल बूथ वालों की पिटाई चल रही है। तो ये पॉइंट नंबर 2 उसीलिए लिखा है मैंने कि फ्यूचर का कैश फ्लो फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, और जो हम फोरकास्ट करते हैं कई बार वो चेंज हो जाता है। वही समस्या डिस्काउंट रेट के साथ भी है। डिस्काउंट रेट भी हम आज जो एस्टिमेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 10 साल या 15 साल तक वो डिस्काउंट रेट कांस्टेंट रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता रहता है। अब एक और प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ, पॉइंट नंबर 3, एनपीवी एंड रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट में डिफर एट डिफरेंट डिस्काउंट रेट, कॉजिंग इनकंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। थियरी क्वेश्चन लिखते समय आपको अगर समझ में आ जाए कि मैं क्या लिख रहा हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी आपने एक लाइन ड्रॉ की थी, याद है? ये डिस्काउंट रेट मान लो थोड़ी देर के लिए 15% है, ये डिस्काउंट रेट 14.9% है, ये डिस्काउंट रेट 15.1% है। अब जरा देखना, अगर मेरा डिस्काउंट रेट 14.9 है तो एनपीवी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एनपीवी है ना। लेकिन अगर मेरा डिस्काउंट रेट 15.1% है तो एनपीवी नेगेटिव हो गया। मात्र ओनली केवल 14.9 से अगर मैं सिर्फ 0.2% भी डिस्काउंट रेट चेंज अगर हो गया तो आपका डिसीजन जो पहले एक्सेप्ट था अब वो रिजेक्ट हो जाएगा। इतना सेंसिटिव है ये मेथड। यानी डिस्काउंट रेट को बहुत ही सही तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, खासकर जहां पे बहुत मार्जिन कम हो आपके पास एनपीवी का। थोड़ा सा डिस्काउंट रेट में हम फेर बदल करेंगे तो जो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो रहा था वो रिजेक्ट हो सकता है, जो रिजेक्ट हो रहा था वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो मार्जिन वाले प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करना है। ये इस पॉइंट का मतलब है कि थोड़ी सी डिस्काउंट रेट चेंज करने से डिसीजन बदल सकता है। और एक दिक्कत है इस मेथड के साथ, इस मेथड का मानना है कि जहां एनपीवी ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट करो। इसका ज्ञान क्या है इस मेथड का? हाइयर द एनपीवी बेटर द प्रोजेक्ट एंड सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट। लेकिन कई बार हम सिर्फ एनपीवी देखकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब जैसे देखो, साइज में भी फर्क होता है प्रोजेक्ट का। एक व्यक्ति ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की, प्रोजेक्ट है, सिर्फ 1.5 करोड़ की मशीन लगाई। एक मुकेश जी अंबानी ने सीधा एक रिलायंस जियो लॉन्च कर दिया जिसमें उन्होंने 60,000 करोड़ रुपीस लगाया। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी एनपीवी कितनी होगी बोलो? 1 करोड़। चलो ठीक है, ये प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी होगी? ज्यादा कितनी? ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा? एक अमाउंट बोलो तो सही। 20,000 करोड़ कर देते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये बढ़िया है भाई,
क्या आप कंपैरिजन कर रहे हो बराबरियों के बीच में? आप 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट को 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? हाथी को हाथी, घोड़े को घोड़े और चूहे को चूहे के साथ कंपेयर करो ना। आप सीधे चूहे को हाथी के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो हाथी हमेशा जीतेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने ज्यादा पैसा डाला है तो उसका इनकम भी ज्यादा ही होगी। इज इट राइट? तो ये जो एनपीवी मेथड है, जब प्रोजेक्ट की साइज डिफरेंट हो तो ये किसको फेवर करता है? बायस्ड है, बड़े प्रोजेक्ट के प्रति बायस्ड है। एनपीवी मेथड इज बायस्ड टुवर्ड्स बिगर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसकी एनपीवी ज्यादा होगी। तो ये जो है बड़े लोगों का साथ देता है, ये सूट बूट की सरकार है ये। ठीक है, बड़े बड़े लोगों का साथ ज्यादा साथ देता है ये मेथड, गरीबों का साथ नहीं देता। एक और दिक्कत देखना एनपीवी मेथड के साथ, जिसकी लाइफ डिफरेंट हो। प्रोजेक्ट ए की लाइफ 2 साल है, 2 साल तक ही कैश फ्लो जनरेट करेगा। बी की लाइफ 15 साल है, किसकी एनपीवी ज्यादा होगी बोलो? हाँ, 2 साल वाले की एनपीवी ज्यादा होगी। अरे इसमें तो सिर्फ 2 साल ही कमाई होगी ना, तो इसकी एनपीवी मान लो थोड़ी देर के लिए 10,000 रुपए है, तो इसकी एनपीवी 10,000 से कम होगी या ज्यादा होगी? आप 2 साल नौकरी करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, 15 साल नौकरी करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे? 15 साल। इसमें 15 साल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ना, तो इसकी इनकम ज्यादा होगी, मान लो 20,000। तो एनपी मेथड क्या बोलेगा? बी को सिलेक्ट करो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये डिसीजन सही है। अगर प्रोजेक्ट ए को आप फिर से मान लो दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो 15 सालों में तो ये प्रोजेक्ट ये 7 साढ़े 7 बार रिपीट हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं एनपीवी निकालूं तो 20 से ज्यादा हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका एक समाधान हमने ढूंढ लिया है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जो मैं कल बताऊंगा, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट और बेनिफिट मेथड। वहां पर हम क्या करते हैं, जब लाइफ डिफरेंट हो तो उनको कंपेरेबल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमारे कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान है ईएसी या ईएबी मेथड। तो ये सब एनपी मेथड के डीमेरिट्स हैं। तो ये हो गया एनपी पे थियोरेटिकल डिस्कशन। समझ में आ गया आपको कैलकुलेट कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है, मेरिट कैसे है, डीमेरिट कैसे है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टुमारो।